Good evening to everyone. Good evening to all of you. Please let me know that the voice is clear, video is clear. Good evening to all of you. Please let me know voice is clear, video is clear. आज के टॉपिक जो है वो हम लोग एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे एंड विल डू अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस. रिलेशनल अलजेब्रा हमारा हो चुका है, ठीक है. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द रिलेशनल अलजेब्रा और आपके एग्जामिनेशन में अब तक जो भी मैंने कुछ पढ़ाया है उसमें से ही आएगा, रिलेशनल अलजेब्रा में से ही आएगा. तो डू नॉट वरी अबाउट इट कि रिलेशनल अलजेब्रा से मतलब आपका जो इस बार का वीकली टेस्ट होगा उसमें क्या होगा. तो वीकली टेस्ट में अपडेट ये है कि आपको रिलेशनल अलजेब्रा मिल जाएगा. जो भी रिलेशनल अलजेब्रा में मैंने अब तक पढ़ाया है दैट यू कैन गेट इनटू द रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है. ये आपका वीकली टेस्ट में आएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. आज जो है वो हम लोग एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे, बट एसक्यूएल स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कल का होमवर्क. लेट अ रिलेशन आर एंड एस हैव एन एंड एम टपल्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है. कार्डिनलिटी आर और एस की क्या है, जैसे एक टेबल दिया हुआ है आर का और दूसरा टेबल जो है वो एस का दिया हुआ है, ठीक है. ये एक टेबल है आर का और दूसरा टेबल है एस का. तो इसमें जो है वो हमारे पास में एन टपल्स हैं, ठीक है. मतलब एन नंबर ऑफ टपल्स 1 2 3 4 ऐसे करके. और इसमें भी हमारे पास में जो है वो कितने टपल्स हैं, एम टपल्स हैं. कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन. पहला है आर यूनियन एस. आर यूनियन एस का मिनिमम और मैक्सिमम पूछा हुआ है. तो ये आर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए. और ये यहाँ पर दूसरा एक एस दिया हुआ है. ये एन टपल्स हैं और ये एम टपल्स हैं. व्हाट विल बी आर यूनियन एस. मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है. दैट वाज नथिंग बट अ क्वेश्चन. सो व्हाट शुड बी मिनिमम एंड व्हाट शुड बी द मैक्सिमम रिलेटेड टू दैट, ठीक है. मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा. फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे केसेस ले सकते हो आप इसमें. जैसे ये ए हो गया और ये भी ए हो गया. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5. फॉर एग्जाम्पल के लिए तो अगर आप आर यूनियन एस करोगे तो व्हाट यू विल गेट इट, यू विल गेट 1 2 3 4 एंड 5. कहने का मतलब है कि ये आपका एन हो गया और ये आपका एम हो गया. सो मैक्सिमम विल बी एन प्लस एम. डिजॉइंट के लिए ये कब आएगा, ये जब आपका डिजॉइंट आ जाएगा. डिजॉइंट का मतलब क्या होता है, देयर इज नो कॉमन, देयर इज नो कॉमन. तो ये क्या हो गया, ये डिजॉइंट हो गया. मैक्सिमम 1 + 2 + 3 और 4 और 5. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सो मैक्सिमम विल बी एन प्लस एम. मिनिमम के लिए अगर मैं जाऊँ, मिनिमम के लिए क्या हो सकता है. लेट्स टेक द केसेस. सो लेट्स कंसीडर दिस इज आर और टेबल ए है, ये एस है, टेबल ए है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ले लिया मैं. फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 कुछ कॉमन एलिमेंट्स ले लिए. ये आपके पास में एन टपल्स हैं और ये आपके पास में एम टपल्स हैं. या तो केस नंबर 1 ऐसा हो सकता है, दिस इज केस नंबर 1. या तो केस नंबर 2 ऐसा हो सकता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के लिए let's consider R A which contains only 2 elements and let's consider S A which contains 1 2 and 3 elements. या तो वो बड़ा हो सकता है या तो A बड़ा हो सकता है या तो S बड़ा हो सकता है. जब आप इसमें R यूनियन S करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, that you will get it is basically 1 2 3. यहाँ पर 1 2 3 मिल जाएगा. और अगर यहाँ पर आप R यूनियन S करोगे तो आपको 1 2 3 मिल जाएगा. सो मिनिमम विल बी, ठीक है, यही मिनिमम होगा. मतलब मिनिमम का कहने का मतलब है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ S शुड बी इन R. केस नंबर ऐसा 1 हो सकता है या तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ R शुड बी इन S. तो इसमें इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आंसर दे देगा. सो मिनिमम विल बी द मैक्सिमम ऑफ m कॉमा n, मैक्सिमम ऑफ m कॉमा n, ठीक है. मतलब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, चाहे ये मैक्सिमम है चाहे ये मैक्सिमम है, 1 2 3 है 2 3 है, ये इसमें कंटेन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आंसर दे देगा. ये मिनिमम की कंडीशन आएगी आपकी. मैक्सिमम की कंडीशन क्या हो जाएगी कि दोनों का एडिशन m प्लस n. सो जब भी अगर हमारे पास में ये हम लेके जाते हैं, ठीक है, जब भी कभी भी हम लोग ये कंसीडर लेके जाते हैं तो व्हाट शुड बी द मिनिमम एंड व्हाट शुड बी द मैक्सिमम, ठीक है. व्हाट शुड बी मिनिमम एंड व्हाट शुड बी मैक्सिमम. मिनिमम जो होगा दैट शुड बी द मैक्सिमम ऑफ m कॉमा n एंड, ठीक है, मिनिमम ये होगा. और मैक्सिमम क्या होगा इसका, मैक्सिमम शुड बी m प्लस n. अभी नेचुरल जॉइन यूज करते हैं. यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया है, बस नेचुरल जॉइन पूछा हुआ है. व्हाट शुड बी द नेचुरल जॉइन ऑफ दिस. लेट्स कंसीडर ये एक r है, लेट्स कंसीडर ये एक s है. दिस इज योर r, दिस इज योर s. आपने क्या लिया है, नेचुरल जॉइन लिया हुआ है, ठीक है. पहला केस फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर दिस इज a, दिस इज b. लेट्स कंसीडर फॉर एग्जांपल के लिए दिस इज b, दिस इज c. अब जैसे ये इसका प्राइमरी की है, ठीक है,
दिस वन इज अ प्राइमरी की, दिस वन इज अ फॉरेन की। मतलब या तो हम लोग बेसिकली इक्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स, क्योंकि जब आप नेचुरल ज्वाइन करोगे, नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में इक्वालिटी ऑफ कंडीशंस आती है। ये किसके ऊपर बात करता है, इक्वालिटी ऑफ कंडीशंस के ऊपर, इक्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स के ऊपर बात करता है, इक्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर ये इक्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स है तो या तो फॉरेन की आपका पहले टेबल में होगा या तो फॉरेन की आपका दूसरे टेबल में होगा, यही चीज होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। मैक्सिमम के बारे में बात करो, मैक्सिमम के लिए कॉमन क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्राइमरी की है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। देखो या तो आपका प्राइमरी की इसमें हो सकता है या तो आपका प्राइमरी की, ठीक है, जरूरी नहीं है, मतलब ऑल्टरनेट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका टेबल ऐसा भी हो सकता है, किसी में भी प्राइमरी की हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका आर हो गया और ये आपका एस हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये ए है और ये बी है, लेट्स कंसीडर ये ए हो गया और ये सी हो गया, तो लेट्स कंसीडर कि दिस इज नथिंग बट द प्राइमरी की, दिस वन इज अ फॉरेन की। ठीक है, और इसका की लेट्स कंसीडर कि दोनों ए और सी एक ही टाइम पे की है, ये ए और सी दोनों की है। ठीक है, और इसका सिर्फ ये वाला की है, तो ज्वाइन किस पे करोगे, ये वाला। इसकी सारी वैल्यूज डिफरेंट होंगी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब ये रिपीट हो सकता है फॉरेन की। फॉर एग्जांपल अगर ये सब 1 1 हो गए, फॉर एग्जांपल ये 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, तो क्या होगा, ये 1 फर्स्ट इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में और ये इसके साथ में, यही चीज होगी आपकी। आर गेटिंग और नॉट। ये केस हो सकता है आपका, ऐसा भी केस हो सकता है। या तो अगर फॉर एग्जांपल के लिए ये प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट ही ना दिया जाए, देखो ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। लेट्स कंसीडर मैक्सिमम के लिए अगर मैं जाऊं, बहुत सारे केसेस बनेंगे अगर मैक्सिमम के लिए मैं जाऊं। ठीक है, या तो वो फॉरेन की पे भी कर सकता है या तो नॉन की के ऊपर भी कर सकता है। इक्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स, अगर इक्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स के ऊपर करेगा तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल के लिए आर नेचुरल ज्वाइन एस। ठीक है, अगर ये भी सब डिफरेंट हो गए 1 2 3, या यहाँ पर अगर रिपीटेशन हो गई, तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी आपके नेचुरल ज्वाइन की अगर मैं देखने जाऊँ तो। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो वही होगी ना, बेसिकली आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू ज्वाइन दैट शुड बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस। ठीक है, मैक्सिमम टपल्स क्या आ सकता है, दैट यू कैन गेट इज n into m, दिस इज अ मैक्सिमम टपल, मतलब हर एक एलिमेंट उसका विल कनेक्ट टू ऑल अदर एलिमेंट्स। और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम अगर कुछ भी ज्वाइन नहीं किया तो। ठीक है, मिनिमम टपल्स दैट यू कैन गेट इज बेसिकली 0। तो मैक्सिमम टपल्स क्या हो सकता है, मैक्सिमम टपल्स विल बी n into m। मैं कहता हूं कि फॉरेन की प्राइमरी की सारा, क्योंकि कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं दिया है, कंफ्यूज मत होना, प्राइमरी की फॉरेन की वाला जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें मे भी थोड़ा कम आएगा, लेकिन यहाँ पर कहीं भी टेबल में, इसमें इस पूरे टेबल में कहीं पर भी आपको फॉरेन की प्राइमरी की का नहीं दिया, सिर्फ बोला है कि नेचुरल ज्वाइन अगर आप यूज करते हो तो क्या होता है। जब आप नेचुरल ज्वाइन यूज करोगे इन दोनों टेबल के बीच में, लेट्स कंसीडर दिस इज नथिंग बट आर, दिस इज नथिंग बट एस, नेचुरल ज्वाइन अगर यूज करोगे तो व्हाट शुड बी द कंडीशन, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गेट इट, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी और मैक्सिमम टपल्स यू विल गेट n into m। और मिनिमम टपल्स अगर इक्वल एट्रीब्यूट्स नहीं मिले तब क्या करेगा, तब यही चीज करेगा, दैट विल गेट 0। सो इसका मैक्सिमम विल बी m into n, इसका मैक्सिमम क्या आएगा, दैट विल बी m into n, इसका मिनिमम क्या आएगा, दैट विल गेट 0। सेम इस पे भी हो रहा है, पहले उसने क्रॉस प्रोडक्ट, पहले ये फिल्टर आउट किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिल्टर आउट किया, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई फिल्टर नहीं मिला यहाँ पर तो 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट मिनिमम एज 0। और मैक्सिमम क्या आ सकता है इसका, मैक्सिमम अगेन यू विल गेट m into n रिलेटेड टू दिस। फोर्थ वाला ट्राई कर लो, फोर्थ वाले में r माइनस एस है। ठीक है, r माइनस एस, फोर्थ वाला अगर ट्राई करोगे तो फोर्थ वाले में क्या आएगा, मैक्सिमम क्या होगा, r माइनस एस का मैक्सिमम क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये n टपल्स हैं, ये 1 2 और 3 हो गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 4 और 5 हो गया, अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ तो यू विल गेट 1 2 3 ओनली। सो इसलिए इसका मैक्सिमम जो होगा दैट विल बी द लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस, r की वैल्यू आएगी एंड दैट विल बी n। मिनिमम क्या होगा इसका, मिनिमम वही होगा फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर पूरा का पूरा मैच हो गया, मतलब 1 2 3 यहाँ पर भी है और 1 2 3 यहाँ पर भी है, माइनस करोगे तो यू विल गेट 0, सो मिनिमम विल बिकम 0। दिस इज अ केस व्हिच इज रिलेटेड टू दैट। क्लियर है। ओके, दिस इज द बेसिक पॉसिबिलिटी। चलो चार्ट चालू करके बात कर लेते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर फॉर एवरीथिंग, फटाफट बता देना एक बार। प्लीज लेट मी नो। ठीक है, डन।
ठीक है, चलो अब ना मैं आप लोगों को, आई मीन दिस इज वेरी इजी एक्चुअली, रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है भाई, इतने अच्छे से तो समझाया मैंने अभी। ये आपका यूनियन है, यूनियन में यही होगा, फिर इंटरसेक्शन में मिनिमम ये होगा, ठीक है, ज्वाइन में आपका मैक्सिमम टपल्स क्या होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब ज्वाइन इज बेसिकली द क्रॉस प्रोडक्ट, अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो व्हाट यू कैन गेट इट, यू कैन मैक्सिमम यू विल गेट जीरो, आई मीन एन इनटू एम। ज्वाइन कहां से आता है, क्रॉस प्रोडक्ट से ही आता है, तो मैक्सिमम टपल्स दैट यू कैन गेट इज एन इनटू एम, और मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम जीरो। अगर फॉर एग्जांपल आर अगर आपका जीरो हो या एस अगर आपका जीरो, तो यू विल गेट जीरो टपल्स, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, फटाफट बताना, चलो क्या रिपीट करना है। देखो ज्वाइन जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट ही है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैक्सिमम एम इंटू एन ही आएगा आपका, और अगर आर या एस अगर एम्प्टी है तो यू विल गेट मिनिमम है जीरो। अगर रिलेशन आर आपका फॉर एग्जांपल एम्प्टी है या एस अगर एम्प्टी है तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो व्हाट यू विल गेट जीरो ओनली। फर्स्ट वाला रिपीट कर दो, यूनियन, यूनियन में क्या था, यूनियन में जैसे अगर दोनों दोनों अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, अगर 1 2 3 4 5 यूनियन लोगे तो 1 2 3 4 5, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो पहले वाले का एडिशन प्लस दूसरे वाले का एडिशन, ठीक है, तो इसीलिए मैक्सिमम क्या होगा, एन प्लस एम होगा, डिसजॉइंट होगा। अगर केस नंबर 2 फॉर एग्जांपल मिनिमम क्या हो सकता है, अगर 2 3 कॉमन हो जाए तो आपको एन अगर मैक्सिमम है तो एन आ जाएगा, अगर ये इसके अंदर कंटेन करता है तो ये मैक्सिमम है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम कोई भी होगा। फॉर एग्जांपल के लिए इस केस में ठीक है, इस केस में मिनिमम क्या हो रहा है, दैट शुड बी द मैक्सिमम ऑफ 3,2, तो इसमें से मिनिमम 3 आ जा रहा है, ठीक है। इस केसेस में अगर आप देखोगे तो मिनिमम टपल्स क्या आएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ टपल्स दैट यू कैन गेट इट, मतलब ये मिनिमम की केस है बेसिकली, ठीक है, डन एवरीवन। मतलब आप लोगों को बेसिकली सारे केसेस इवैल्यूएट करने हैं, उन सारे केसेस को इवैल्यूएट करने के बाद में आपको ये पता करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टपल्स कैसे आ सकता है। हेलो 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 हेलो, वॉइस क्लियर क्यों नहीं है भाई, हेलो 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 हेलो, वॉइस सही है, ठीक है, चलो अगर इसी के बेसिस पे मैं अगर आप लोगों को बोलूं, ठीक है, इसी के बेसिस पे मैं अगर आप लोगों को बोलूं, अगर मैं ये क्वेश्चन दूं, लेट्स कंसीडर आर में अगर एम नंबर ऑफ टपल्स हैं, ठीक है, और अगर एस में एन नंबर ऑफ टपल्स हैं, ठीक है, लेट्स कंसीडर, सो अगर मैं आप लोगों को बोलूं, ठीक है, मैक्सिमम टपल्स कितना होगा इसका, मैक्सिमम और मिनिमम, क्या ये कॉम्यूटेटिव होगा। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कॉम्यूटेटिव का मतलब आप आगे पीछे करके ऑपरेटर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए कॉम्यूटेटिव पहले मैं पढ़ा देता हूँ। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि 2 + 3 इट इज इक्वल्स टू 3 + 2, इसको कॉम्यूटेटिव बोला जाता है। मतलब अगर आपके पास में ऑपरेटर है, ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड में अगर आपने कोई भी चीज लिखी है, ऑपरेटर राइट साइड में लिखा है, तो इस ऑपरेटर को हम लोग कॉम्यूटेटिव तब बोलते हैं कि पहला राइट साइड अगर आपका लेफ्ट हो जाए, एंड ऑपरेटर, ठीक है, एंड ऑपरेटर लेफ्ट साइड आपका यहां हो जाए, तो इस ऑपरेटर को हम लोग कॉम्यूटेटिव कहते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग कॉम्यूटेटिव कहते हैं। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या हो गया, जैसे 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 2, इसको कॉम्यूटेटिव कहा जाता है। मतलब जो चीज लेफ्ट साइड में लिखी है, ऑपरेटर राइट साइड में लिखा है, फिर राइट साइड में लिखा है, ऑपरेटर लेफ्ट साइड में लिखा है, तो वी कॉल दिस एज, ओके, वी कॉल दिस एज व्हाट, वी कॉल दिस एज कॉम्यूटेटिव। अब अगर मेरे पास में यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन लिखा हुआ है, आर में कितने टपल्स हैं, एम टपल्स हैं, एस में कितने टपल्स हैं, एस एन टपल्स हैं, तो मैक्सिमम कितना होगा इसका, मैक्सिमम विल बी एम इंटू एन, ठीक है, और मिनिमम कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि इट इज बेसिकली द क्रॉस प्रोडक्ट। कॉम्यूटेटिव होगा, यस डेफिनेटली इट इज अ कॉम्यूटेटिव। अब दूसरा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, फॉर एग्जांपल के लिए लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ टपल्स होंगे, मिनिमम कितने नंबर ऑफ टपल्स होंगे, सोच के बताना, ठीक है, इसको मैं एन ले लेता हूँ, इसको एम ले लेता हूँ, कि हालांकि फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल एन टपल्स और इसमें एम टपल्स है, ठीक है, आर में एन टपल्स हैं, एस में एम टपल्स हैं, ठीक है, तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम केस, लेफ्ट आउटर जॉइन में मैक्सिमम केस क्या हो सकता है, केस जरा सोच के देखो, एक एग्जांपल लेके देखो, ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, ट्राई टू फाइंड इट आउट, ठीक है, मैक्सिमम तो आपका क्या ही होगा, मैक्सिमम एम क्रॉस एन होगा, क्योंकि बेसिकली ये नेचुरल ज्वाइन है, इट इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल ज्वाइन,
इट इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल ज्वाइन। मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम विल बिकम n, क्योंकि ये लेफ्ट साइड का फोकस कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, फिर 1 2 हो गया और 3 4 हो गया। जब आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन करोगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज r, दिस इज s, जब आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन करोगे तो क्या आएगा? मिनिमम विल बिकम व्हाट? मिनिमम तो यही चीज आएगी ना, यही कंसीडर करेगा, यही उठाएगा मिनिमम। मतलब 1 2 1 2 3 4 3 4 कॉमन, तो s को निगलेक्ट करके r ही लिख दो सिर्फ। और अगर s आपका डिफरेंट हो गया, s अगर डिफरेंट हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट करके बड़े वाली चीज कर देगा। तो दैट इज व्हाई द मिनिमम विल बिकम लेफ्ट वाला पार्ट। सेम बेसिस पे अगर राइट आउटर ज्वाइन है, ठीक है, तो मैक्सिमम विल बिकम m इंटू n। s के ऊपर फोकस कर रहा है, s में कितने टपल्स हैं? m टपल्स हैं। अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? क्या ये कॉम्यूटेटिव होगा? क्या ये कॉम्यूटेटिव होगा? व्हाट विल बी दिस? मैक्सिमम तो यही होगा ना, m इंटू n। मिनिमम क्या होगा? व्हाट विल बी द मिनिमम ऑफ दिस टू कंडीशंस? इट शुड बी व्हाट? मतलब r और s में जो भी मैक्सिमम होगा वो उठा लेगा, वो मिनिमम केस आ जाएगा आपका। यस और नो? इज इट क्लियर? यूनियन और इंटरसेक्शन तो हमने देख लिया, हमने ज्वाइन वाला देख रहे हैं। कॉम्यूटेटिव कौन सा होगा? दिस विल नॉट बी कॉम्यूटेटिव, दिस विल नॉट बी कॉम्यूटेटिव। यस डेफिनेटली दिस विल बी कॉम्यूटेटिव। ये तो हमने मैक्सिमम, यहाँ पर देखो कुछ कुछ ऑपरेटर यहाँ देख लिया हमने, यूनियन देख लिया, ठीक है, ज्वाइन भी देख लिया, ये कंडीशन भी देख लिया, ये कंडीशन भी देख लिया। जो नहीं देखा उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं मैं। ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट एंड राइट आउटर ज्वाइन, यूनियन तो देख लिया है। इंटरसेक्शन का क्या होगा? यूनियन तो हमने ऑलरेडी देखा है, इंटरसेक्शन का क्या हो सकता है? इंटरसेक्शन का देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर समझो, पहले मिनिमम केस चेक करते हैं, ठीक है, मिनिमम केस जैसे ये r है और ये s है, 1 2 3 4 एंड 5, सो r इंटरसेक्शन s, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट नॉट, मतलब कोई कॉमन नहीं मिला तो यू विल गेट एम्प्टी। तो इंटरसेक्शन के लिए जब आप इंटरसेक्शन देने जाओगे तो मिनिमम क्या होगा? मिनिमम 0 होगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है? ठीक है, ये मिनिमम केस है, मिनिमम ऑफ r इंटरसेक्शन s। मैक्सिमम ऑफ r इंटरसेक्शन s क्या हो सकता है? मैक्सिमम ऑफ r इंटरसेक्शन s। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अगर लिखूं ये 1 2 3 और इसमें मैं अगर 2 और 3 लिख दूं, ये r हो गया और ये s हो गया। अब जब आप r इंटरसेक्शन s करोगे तो क्या आएगा? आपको 2 3 आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है? ये 3 है और ये बेसिकली क्या है? ये 2 है। तो मिनिमम ऑफ 3 2 यू विल गेट 2। सो आई कैन राइट द मैक्सिमम का केस क्या होगा? मैक्सिमम का केस ये होगा, चाहे मतलब अगर ये इसके अंदर कंटेन करेगा तो मिनिमम ये उठा लेगा। सो इट शुड बी द मैक्सिमम विल बी मिनिमम ऑफ m n। ठीक है, इट इज मिनिमम ऑफ m n। कॉम्यूटेटिव होगा? यस डेफिनेटली इट इज अ कॉम्यूटेटिव। यूनियन पहले बता दिया था, इंटरसेक्शन अब बता दिया था, डिवीजन का बता दोगे तो ये काम सबका ऑपरेटर का हो जाएगा। ठीक है, बता दो एक बार, चलो क्लियर है ये? क्लियर है? कोई डाउट है किसी में? चलो चैट आओ। अच्छा सॉरी, इसमें उल्टा लिख दिया। मिनिमम ऑफ m n, मिनिमम विल बिकम 0। डन? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, डिवीजन का विजुअलाइजेशन
इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी भी बंदे को कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो जब भी आप मैक्स का केस लोगे ना, तो मैक्स के केस में आप ट्राई करोगे कितना ज्यादा टपल्स बना सकते हो। ठीक है, डिवीजन वाला एक्सप्लेन कर देता हूं। डिवीजन वाला देखो, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अगर आपने ये लिया, जैसे ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये एक आर टेबल है और ये एक एस टेबल है जिसमें आपने बी लिखा है, ये बी लिखा है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये A1 B1 A1 B2, फॉर एग्जांपल ये B1 B2 और B3 हो गया। ठीक है, A1 B1 फिर A2 B1 A2 B2। व्हाट शुड बी द आंसर इफ आर डिवाइड बाय एस? व्हाट शुड बी योर आंसर? व्हाट शुड बी योर आंसर? अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊंगा तो मेरे को आंसर क्या आएगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं, ठीक है, of this relation, if I will try to divide by this relation, what I will get it? I will get 0. ठीक है, that I'll get empty relation. I will get empty relation. मतलब टेबल आएगा लेकिन टेबल में कोई वैल्यूज नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि डिवीजन का अगर मैं r डिवाइड बाय s करता हूं, ठीक है, तो मिनिमम कितना आएगा? मिनिमम विल बिकम 0। अब चलते हैं मैक्सिमम के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, मिनिमम का तो आ गया, मैक्सिमम के ऊपर बात करते हैं। जैसे मेरे पास में ये टेबल है, इस टेबल में ये r है और ये a है और ये b है। फॉर एग्जांपल ये b1, ये b2, ये b3, ये a1 a2 a3। ठीक है, ये s है और ये b है, b1 b2 और b3। अगर फिलहाल के लिए इसमें मेरे पास में कितने, ये n है और ये m है, तो मैक्सिमम अगर मैं पता करने गया तो क्या होगा? क्या मैं लिख सकता हूँ n/m लिख सकता हूँ? अगर इसने ये डिवाइड किया, मतलब 3 टपल यहां पर है, 3 टपल यहां पर है, 3 डिवाइडेड बाई 3, आई विल गेट ओनली 1 आंसर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं अगर लिखूंगा, ठीक है, सॉरी, अरे इसमें a1 आएगा सब में। ठीक है, दिस इज a1, दिस इज a1, दिस इज a1। फॉर एग्जांपल अगर मैं a2 b1 करूं, ठीक है, पहले कितना आ रहा था? पहले एक आ रहा था। ठीक है, पहले कितना आ रहा था? पहले एक ही आ रहा था, b1 b2 b3 मैच हुआ, b1 b2 b3 मैच होके a1 दे रहा था आंसर, पहले 1 आ रहा था। अब कितना आएगा? ठीक है, केस नंबर 1 ध्यान से सुनना, इसका थोड़ा सा डाउट होगा तो मैं अभी बताता हूं। ये पहला केस नंबर 1 है। ठीक है, या तो मैं ऐसे लिख देता हूं, लेट्स कंसीडर a2 b1 a2 b2 a2 b3। तो यहां पर मेरे पास में कितने टपल्स हैं? ठीक है, यहां पर मेरे पास में 6 टपल्स हैं, ये 6 टपल्स हो गए और ये 3 टपल्स हो गया, मतलब n की वैल्यू 6 हो गई, m की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो जब मैं r डिवाइड बाई s करूंगा तो आई विल गेट ओनली 2 टपल्स, और वो 2 टपल्स कौन सा होगा? ठीक है, a1 a1 a1, तो आई विल गेट a1 एंड आई विल गेट a2, मतलब मेरे को a1 और a2 ये आंसर आएंगे विच इज नथिंग बट 2 टपल्स। कहने का मतलब है कि अगर मैं मैक्सिमम पता करने गया तो मैक्सिमम विल बी n/m। एम आई राइट? मैक्सिमम विल बी n/m। बट प्रॉब्लम क्या होगा, समझो कि अगर मैंने a3 लिखा और सिर्फ b1 लिखा, मतलब अब अगर मेरे पास में 7 टपल आ गए, केस नंबर 2, अगर मेरे पास में लेफ्ट में 7 टपल आए और राइट में 3 टपल्स हैं, फिर भी मेरा आंसर कितना हो रहा है? 2 ही टपल्स हो रहा है ना। सो व्हाट आई विल डू, आई ट्राई टू यूज द फ्लोर फंक्शन ऑफ 7/3। अंडरस्टूड? समझ में आया? मतलब अगर मैं टपल एक्स्ट्रा भी कर रहा हूं तो वही चीज डिवाइड होगी ना जो मैच होगा। सो इट विल बी फ्लोर ऑफ n/m। इज इट क्लियर? सो द मैक्सिमम टपल्स इनटू द डिवीजन विल बी, इट विल बी द फ्लोर ऑफ n/m। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आ गया सबको? डिवीजन इज नॉट कॉम्पिटेटिव। एक बार देख लो, ठीक है, आई विल गिव यू 2 to 3 मिनट्स, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। किसी को डाउट है एक बार देख लो यहाँ पर। ठीक है, एक जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट, इफ यू हैव अ डाउट प्लीज डिस्कस। तब एसक्यूएल स्टार्ट करता हूँ, गिव मी 2 to 3 मिनट्स।
फुल आउटर जॉइंट में कंफ्यूजन है? ठीक है, क्या कंफ्यूजन है फुल आउटर जॉइंट में? ठीक है, जैसे ये आर हो गया और ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जब कभी भी हम लोग फुल आउटर जॉइंट लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहता है, दिस इज बेसिकली फर्स्ट नेचुरल जॉइंट, उसके बाद में फिर यूनियन करते हैं टपल्स ऑफ आर यूनियन टपल्स ऑफ एस, ये चीज होती है। अब इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, इसके अंदर छिपा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप आर नेचुरल जॉइंट एस करते हो, पहले पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बेसिकली, तो आप लिखोगे क्रॉस प्रोडक्ट ए बी सी डी। ठीक है, 1 2 5 6 1 2 7 8 3 4 5 6 3 4 7 8, ये लिखते हो, ये आपका आर क्रॉस एस होता है। बेसिकली यही छुपा है, नेचुरल जॉइंट में क्रॉस प्रोडक्ट छुपा हुआ है, तो हम इन टू एन करते हैं, यही होता है आपका आर क्रॉस एस। ठीक है, तो ये मैक्सिमम तो यही होगा। ठीक है, अब मिनिमम का केस देखते हैं। मिनिमम के केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये कार हो गया, ठीक है, ये आपका आर हो गया और ये आपका एस हो गया, 1 2 लिख लिया। ठीक है, 3 4 लिख लिया, 5 6 लिख लिया। तो जब आप ये करते हो, ठीक है, इसमें क्या होगा, 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, एंड देन यू विल राइट 5 6 पेंडिंग एलिमेंट ऑफ दिस। या तो ये वाला अगर बड़ा होगा तो ये आ जाएगा पूरा, ये वाला अगर बड़ा होगा तो ये आ जाएगा, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वही आएगा ना। आपके हिसाब से m प्लस एन आना चाहिए, आपके हिसाब से m प्लस एन आना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से 3 और 2 5 आना चाहिए, बट 3 और 2 5 कैसे आएगा, इट शुड बी द मैक्सिमम, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वही उठा के लाएगा। तो वही चीज तो मैंने लिखी है यहाँ पर, फुल आउटर जॉइन में इट शुड बी मैक्सिमम ऑफ m कॉमा n, जो भी मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा। समझ में आ गया? इट शुड नॉट बी मीन, अगर आप चेक कर लो, अगर आपका आंसर इस तरीके से आ रहा है, एडिशन होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए बता दो मुझे, m प्लस एन होना चाहिए, m माइनस एन होना चाहिए, इन दोनों में से जो भी, क्योंकि फुल आउटर ज्वाइन कर रहे हो, जब आप फुल आउटर ज्वाइन कर रहे हो तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वही आएगा ना। अब आप मुझे बोलोगे कि सर इसमें अगर एक्स्ट्रा मैं एलिमेंट लेके जाऊं, तो आप तो देखो, आप ना आप समझ नहीं रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, आप यू पीपल आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। देखो, मैं ना मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा हूँ, मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा हूँ। ठीक है, आप जो केस ले रहे हो यहाँ पे ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिनिमम का, मैंने क्या केस लिया, मिनिमम का मैंने ये केस लिया ना, ये 1 2 और ये 1 2, ये 3 4, ये 3 4 और ये 5 6, तो आंसर इज 1 2 3 4 एंड 5 6। आप जो केस ले रहे हो वो यहाँ पर ले रहे हो, ठीक है, दैट इज नॉट मिनिमम केस। फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 हो गया और ये 3 4 हो गया और ये 5 6 हो गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब जैसे आपने अगर 1 2 ले लिया और अगर ये 7 8 ले लिया, तो इट विल बिकम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मिनिमम ये हुआ, उससे बढ़ के ये हुआ, और फिर मैक्सिमम का ये केस आएगा जहां पर आप ये ले रहे हो कि दिस इज 1 2, दिस इज 3 4, दिस इज 5 6, दिस इज 7 8। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या अगर मैं इसको 3 ले लूं, फॉर एग्जांपल इसको भी अगर मैं 3 ले लूं, दिस इज 9 9 एंड 7, तो यू विल गेट 3 into 2, मतलब यहां पर आपको 6 टपल्स आएंगे। तो मैं जो केस ले रहा हूं मेरा मिनिमम यही आएगा। उसके बाद में आप केस ले सकते हो जहां पे 4 आ जाए आपको, आप केस ले सकते हो जहां पर 5 आ जाए आपको। तो ये जो आप जो केसेस ले रहे हो वो ये वाले में से ले रहे हो, और आप ये वाले में से लेके मुझे मत बोलो कि ये मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा। अब अगर आप ये वाला केस लोगे तब आप बोलोगे सर 3 + 2 देखो यहाँ पे 4 आया, सर मैं दूसरा केस लूंगा जहां पर फॉर एग्जांपल ये 1 2 हो गया और ये 3 4 हो गया, ठीक है, और ये 5 6 हो गया, तो फॉर एग्जांपल 7 8 हो गया और 5 एंड 9 हो गया। तो इस केस में 1 2 फिर 3 4 फिर 5 6, ठीक है, और फॉर एग्जांपल एक और मैच करवा दूं, ठीक है, हालांकि ये डिफरेंट है तो ये सेम ही रिजल्ट देगा, ये वाला ही रिजल्ट देगा। तो आप ये वाला केस, इस बीच का केस लेके मत बोलो, ठीक है, आप ये बीच वाला केस लेके मुझे मत बताओ। मैं रेंज आपको बता दिया, मिनिमम आपका ये होगा और मैक्सिमम ये होगा। इस बीच के रेंज को लेके आप मुझे मिनिमम और मैक्सिमम मत बताओ। समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, बस एसक्यूएल स्टार्ट कर रहा हूं। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इज इट क्लियर एवरीवन?
ठीक है, चलो अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो फिर मैं आज आपका एसक्यूएल स्टार्ट करता हूँ, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। चलो एवरीवन रेडी? देखो एसक्यूएल स्टार्ट करने के पहले अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर आप लोगों को रिलेशनल अलजेब्रा बहुत ही अगर अच्छे तरीके से आता होगा, ठीक है, इफ यू नो रिलेशनल अलजेब्रा वेरी वेल, एसक्यूएल आप 15 मिनट में सीख जाओगे, एसक्यूएल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल के 3 पार्ट हैं बेसिकली। पहला पार्ट है डीडीएल, दूसरा पार्ट है डीएमएल, तीसरा पार्ट है डीसीएल। पहला पार्ट है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरा पार्ट है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तीसरा पार्ट है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। हमारे पास में 3 पार्ट है, हर एक पार्ट को हम लोग देखते हैं और गेट कहां पर फोकस करेगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। पहला देखते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसको हम लोग डेफिनेशन डीडीएल भी कहते हैं, इसका काम क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब होता है इट इज यूज्ड टू डिफाइन स्ट्रक्चर और डेफिनेशन ऑफ अ टेबल। इट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर, या तो ये टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ठीक है, और इट इज यूज्ड टू डेफिनेशन ऑफ अ टेबल। और सिंपल तरीके से मैं बोलूं तो व्हाट इट ट्राइंग टू से दैट, ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल मतलब टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो बताता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको टेबल बनाना है तो क्रिएट टेबल यूज करता है ये। अगर आपको टेबल को डिलीट करना है, ठीक है, ड्रॉप टेबल। टेबल को अगर बनाना है, फॉर एग्जांपल समझो कि अगर आपको स्कीमा बनानी है, ठीक है, सो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, इस तरीके से। अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, अभी इस टाइम पे मैं आप लोगों को हर एक चीज में डिटेल में लेके जाऊंगा, ठीक है, मतलब हर एक चीज के डिटेल में लेके जाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो मैं फोकस करवा रहा हूं उसके ऊपर ही फोकस करना। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली बार बताया है, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना आप लोग, सिर्फ और सिर्फ मैं जो भी चीज पढ़ाऊंगा उसके ऊपर फोकस करते जाओ, बाद में इंडिविजुअल डिटेल में आएगा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। पहला, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, 3 तरीके की इसकी सब लैंग्वेजेस होती हैं एसक्यूएल की, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। पहला डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में ये क्या करता है? ये डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है? स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल को डिफाइन करता है, ठीक है। डेटा यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर और द डेफिनेशन ऑफ अ टेबल। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल में क्या करता है? ये टेबल को क्रिएट करता है। ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल में क्या करता है? टेबल को डिलीट करता है। डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, दैट इज नॉट बी अ कंसर्न कि नहीं सर पहले मेरे को क्रिएट टेबल पढ़ाना सिखा दो, पहले मेरे को ड्रॉप टेबल पढ़ाना सिखा दो, वो हम लोग बाद में करेंगे। अभी फिलहाल के लिए जिस पे फोकस करवा रहा हूं वही करो। सो इट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल और डेफिनेशन ऑफ अ टेबल, डेटाबेस टेबल। ऑल्टर टेबल, और ऑल्टर टेबल बेसिकली क्या करता है? या तो ऐड या रिमूव करता है एट्रीब्यूट को। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम प्राइमरी की को भी असाइन करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम लोग अल्टरनेट की को भी असाइन करते हैं। तो वो जो अल्टरनेट कीज नल वाला है, नॉट नल वाला है, वो इसमें और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। प्राइमरी की को डिफाइन करते हैं, यूनिक को डिफाइन करते हैं। इसी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम लोग प्राइमरी की भी लिखते हैं, विच इज फॉरेन की भी लिखते हैं, विच इज नथिंग बट फॉरेन की का कंस्ट्रेंट। इसी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम लोग कोई भी एट्रीब्यूट को इफ यू वांट टू डिफाइन नॉट नल, सो वी कैन डिफाइन द नॉट नल, ठीक है। क्या करता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज? या तो ये टेबल को बनाता है, या तो टेबल को डिलीट करता है, या तो ये एट्रीब्यूट को बनाता है, या तो एट्रीब्यूट को डिलीट करता है, या तो इसमें ही हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, इसमें ही हम लोग फॉरेन की डिफाइन करते हैं, इसमें ही हम लोग यूनिक की भी डिफाइन, यूनिक मतलब ऑल्टरनेट की डिफाइन करते हैं, और इसमें ही एट्रीब्यूट को अगर नॉट नल देना होता तो वो भी हम लोग डिफाइन करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल सम अदर, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, और भी है। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड द चेक कंडीशन यूज टू सेट रेंज कंडीशन फॉर एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। ये धीरे धीरे आगे आते जाएगा, अभी सिर्फ हमारे पास में जो मैं आपको बता रहा हूं वो सुनते जाओ। पहला पॉइंट आता है डेटा। अगर इस पीपीटी से आपको कुछ ध्यान में रख सकते हो तो सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि एसक्यूएल के 3 पार्ट होते हैं। उसमें पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं, और दूसरा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? हम टेबल को बनाते हैं, टेबल को डिलीट करते हैं, वी क्रिएट टेबल, वी ड्रॉप द टेबल, प्राइमरी की असाइन करते हैं, मतलब जितनी भी शुरुआती असाइनमेंट होती है वो हम लोग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको किसी ने सॉफ्टवेयर बोला बनाने के लिए, समझो कि आपको किसी ने हायर किया, ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको किसी ने हायर किया, तो आप ये आ गए, हायर किए आपको, फिर आपने क्या किया? स्टडी किया, पूरा स्टडी किया कि भाई कैसे होना चाहिए। फिर आपने रफ पेपर पे स्कीमा का रिफाइनमेंट किया, नॉर्मलाइजेशन यूज करने के बाद में स्कीमा का रिफाइनमेंट किया, ठीक है। यहाँ पर आपने नॉर्मलाइजेशन लिखा, नॉर्मलाइजेशन से आपने स्कीमा का रिफाइनमेंट किया, फिर आपने डिकम्पोजिशन किया, ठीक है, डिकम्पोजिशन किया। अब आप क्या करोगे? अब आप टेबल बनाओगे, तो जैसे ही टेबल बनाओगे यू विल रिक्वायर द डेटा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कि इसमें कौन सा प्राइमरी की होना चाहिए। पहले आपने रफ पेपर यूज किया, रफ पेपर पे आपने पूरा बना लिया, नॉर्मलाइज कर लिया, नॉर्मलाइज कर डिकम्पोजिशन कर लिया, जहां पर भी रिडंडेंसी आ रही थी वहां पर आपने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया। फिर उसके बाद में फिर आपने लिखा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से आपने नॉर्मलाइजेशन या फिर डिकम्पोजिशन में जो जो भी टेबल आपके पास में आए हैं उसको आपने क्या किया? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से फिट कर दिया, आपने टेबल बना दिया। जब आपने टेबल, तो टेबल बनाने की ये सारी चीजें आ गई, एट्रीब्यूट डिफाइन किया, प्राइमरी की क्या होना चाहिए, फॉरेन की क्या होना चाहिए, कौन सा अल्टरनेट कीज होना चाहिए, अल्टरनेट कीज को आप नल अलाउ कर रहे हो नहीं अलाउ कर रहे हो वो भी प्रैक्टिकली आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये हम लोग बाद में देखेंगे इंडिविजुअल, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। अब दूसरा हम लोग चलते हैं, दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो होता है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। या तो आप डेटा को मॉडिफाई करते हो, ठीक है, या तो आप डेटा को मॉडिफाई करते हो, या तो आप डेटा को रिट्रीव करते हो, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, या तो आप क्या करते हो? डेटा, जैसे आपने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से आपने टेबल बना लिया,
आप टेबल बनाने के बाद में आप क्या करोगे, उसमें वैल्यूज इंसर्ट करोगे। तो जब आप टेबल मतलब पूरा स्ट्रक्चर बन गया आपका, ठीक है, सिर्फ खाली टेबल्स बना लिए, प्राइमरी की असाइन कर लिया, फॉरेन की असाइन कर लिया, फॉरेन की कंस्ट्रेंट भी डाल दिया। फॉरेन की कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने डिलीट किया तो ऑन डिलीट सेट नल होना चाहिए, ऑन डिलीट सेट कैस्केड होना चाहिए, ऑन डिलीट रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें आपने डीसीएल में लिखी है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है। जो भी मैंने आप लोगों को अब तक जितना भी पढ़ाया था वो सारी चीजें आप लोगों ने किसमें कंप्लीट की है, डीसीएल में की है, सॉरी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में की है, ठीक है। अब वहां पर वो सारी चीज होगी, फॉरेन की कंस्ट्रेंट डाल दिया, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट डाल दिया, अल्टरनेट कीज का भी कॉन्सेप्ट आपने डाल दिया। अगर याद होगा आप लोगों को तो शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था, फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास में एक एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल है, और इस एम्प्लॉय टेबल में हम लोग एम्प्लॉय आईडी लिखे हैं, एम्प्लॉय नेम लिखा है, फिर सैलरी लिखा है, ठीक है, फिर आधार कार्ड लिखा है फॉर एग्जांपल। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट, ठीक है, टेबल एम्प्लॉय, पहले सेकंड क्लास में मैंने आप लोगों को वो बताया था, ठीक है। तो ये जो चीज आप यहां पर करते हो, फॉरेन की क्या होना चाहिए, प्राइमरी की क्या होना चाहिए, अल्टरनेट कीज में नल अलाउ कर रहे हो नहीं अलाउ कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो गया। अब हम लोग चलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज दो तरीके का होता है आपका। पहला जो होता है वो हम डेटा को मॉडिफाई करते हैं, जैसे आपका स्कीमा बन गया, अब आप इसमें क्या करोगे, वैल्यूज ऐड करोगे, ठीक है, कि इंसर्ट इनटू, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना, डिलीट फ्रॉम, कौन से रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहे हो, एंड अपडेट और सेट वैल्यूज। ये एक टाइप है। अब आप बोलोगे कि सर मेरे को इसमें ये वाला डिटेल में बताओ, ये वाला डिटेल में बताओ, ये वाला डिटेल में बताओ, तो वो धीरे धीरे आगे आएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को एसक्यूएल से अवगत करा रहा हूं, एसक्यूएल से डिस्कशन कर रहा हूं। दूसरा है हमारे पास में, जिसको हम लोग, या तो आप डेटा को मॉडिफाई करते हो तो ये वाला पार्ट आपका मॉडिफिकेशन का है, या तो आप डेटा रिट्रीव करते हो तो डेटा रिट्रीव करने के लिए आपके पास में ये वाला पार्ट है। मैक्सिमम जब भी हम लोग गेट वेट क्लियर करके आईआईटीज में पढ़ के या फिर कहीं से भी जाते हैं, मैक्सिमम काम हमको रिट्रीवल का मिलता है। तो गेट जो है वो भी बेसिकली इस पे ही फोकस करता है, ठीक है। तो आप पूरा गेट का 90 to 95% जो क्वेश्चन होगा वो आपका डेटा रिट्रीवल के फॉर्मेट में होगा, विच इज नथिंग बट सेलेक्ट फ्रॉम वेयर। अभी हमारा भी मतलब मेरे भी लेक्चर में 90 to 95% लेक्चर्स जो होंगे वो इसके ऊपर ही बेसिस होंगे कि आप डेटा को रिट्रीव कैसे करते हो। इस पे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे 95% टाइम यही सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब इसका क्या सिंटैक्स होता है वो हम लोग बाद में बात करेंगे, सिर्फ अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। अब उसके बाद में तो ये हो गया आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इस पीपीटी से आप क्या ध्यान में रख सकते हो कि एसक्यूएल की एक और सब क्वेरीज होती है जिसको हम लोग डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में अगर आपसे बोला तो आपको बोलना है कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में या तो हम डेटा को मॉडिफाई करते हैं या तो डेटा को रिट्रीव करते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं, और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, या तो वैल्यूज रिट्रीव करते हैं। ये आपका डीएमएल हो गया। अब हमारे पास में तीसरी सब क्वेरीज होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज टू कंट्रोल फॉर ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। अब जैसे अब इसमें भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, फॉर एग्जांपल में कि ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में डेटा को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कॉन्करेंसी कैसे मेंटेन की जाती है। फॉर एग्जांपल कहीं दो लोग तीन लोग एक ही साथ में अगर किसी एक ही डेटा को वो लोग एक्सेस करना चाहें तो किस तरीके से, फॉर एग्जांपल इसमें कमांड होते हैं जैसे रोल बैक हो गया, कमिट हो गया, चेक पॉइंट्स हो गए, एटसेट्रा। सो दिस विल कम्स अंडर व्हाट, डेटा कंट्रोल फॉर ट्रांजेक्शंस मैनेजमेंट। या तो सिक्योरिटी के हिसाब से भी डेटा कंट्रोल फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी, ग्रांट एक्सेस, रिवोट एक्सेस। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए कि जैसे कितना डेटा कितने लोगों को दिखना चाहिए या कौन सा डेटा किसको दिखना चाहिए, वो इसमें आएगा डेटा कंट्रोल। मतलब इसमें क्या कर रहे हो, डेटा को कंट्रोल कर रहे हो बेसिकली। तो ये आपका आ गया थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपकी तीन चीजें मैंने आपको बताई। पहला डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कंट्रोल। डेटा डेफिनेशन क्या करता है, ये डिफाइन करता है टेबल को। मैनिपुलेशन क्या करता है, मेरी बातों पे बस ध्यान दो, डेटा मैनिपुलेशन क्या करता है, मॉडिफाई करता है डेटा को और डेटा को रिट्रीव करता है। डेटा कंट्रोल क्या करता है, दो पार्ट में है, ट्रांजेक्शनल कंट्रोल वाला होता है और सिक्योरिटी कंट्रोल वाला होता है। तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल्स में रोल बैक, कमिट, चेक पॉइंट्स टाइप के आपके पास में आते हैं, और दूसरा डेटा कंट्रोल फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन, एंड देन दैट विल बी रिलेटेड टू योर सिक्योरिटी पर्पसेस, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी विच इज रिलेटेड टू दिस। क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? बताते चलना, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई अभी। अब चलते हैं आगे हम लोग। प्लीज लेट मी नो एवरीवन, फटाफट बताते चलना। ठीक है, समझ में आ ही रहा है तो फिर मैं चैट ऑफ ही रखता हूँ। डाउट आएगा तो लिख के रखना। अब जैसे हमारे पास में, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है, सारी चीजें समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनते जाना, बस आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। एंड इफ यू विल गिव मी 5 to 10 मिनट्स, मैं आप लोगों को पूरा एसक्यूएल, मतलब एसक्यूएल कुछ नहीं है यार, मतलब आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर गोइंग फॉर इट, आई मीन ऑब्वियसली यू आर गोइंग फॉर इट, बट लेकिन क्यों एसक्यूएल पढ़ना इंपॉर्टेंट है वो भी चीज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, तीन चीजें होती हैं बेसिकली, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, जो हम लोग जिस पे ज्यादा फोकस करते हैं वो एसक्यूएल का पार्ट जो होता है हमारा रिट्रीवल का होता है, रिट्रीवल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब जैसे यहां पर एक क्वेरी लिखी हुई है, क्वेरी में लिखा हुआ है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट A1 A2 A3 फ्रॉम R1 R2 R3 वेयर सम कंडीशन हैज बीन गिवन, ठीक है।
इसको या तो मैं आप दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर मेरे पास में एक एसक्यूएल क्वेरी है, ठीक है, तो पहली चीज मैंने लिख दी सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ठीक है, ये इसका बेसिक फंडामेंटल है। मुझे पता है आप लोगों को डाउट होगा कि सर सेलेक्ट क्या होता है, फ्रॉम क्या होता है, वेयर क्या होता है, हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट थोड़ा सा मेरे को टाइम देना, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख के टाइम देना। अब जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, मैंने ऐसे ही बस एक क्वेरी लिख दी फॉर एग्जांपल के लिए। अब जैसे मैंने अगर लिखा कि फ्रॉम T1 T2, ठीक है, वेयर सम कंडीशन, ओके, वेयर सम कंडीशन C एंड सेलेक्ट एट्रीब्यूट, लेट्स कंसीडर A1 A2। तो सेलेक्ट के पास में क्या होता है, बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पर हम लोग एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। सेलेक्ट के पास में हम लोग क्या लिखते हैं, एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। फ्रॉम के पास में क्या होता है, टेबल होता है, ठीक है, और वेयर के पास में क्या होता है, कंडीशन होता है, ठीक है, ध्यान से देखना। सेलेक्ट के पास में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉम के पास में क्या होता है, टेबल्स होते हैं, और वेयर के पास में क्या होता है, कंडीशन होता है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, सबसे पहले जो चीज आपकी एग्जीक्यूट होती है, द सीक्वेंस वाइज अगर मैं जाऊं, सबसे पहले आपका जो एग्जीक्यूशन होता है वो टेबल का एग्जीक्यूशन होता है, फ्रॉम टेबल T1 एंड T2, ठीक है, फ्रॉम टेबल T1 एंड T2। उसके बाद में जो सेकंड आपका एग्जीक्यूशन होता है वो होता है आपका वेयर का, दैट मींस कंडीशन का, और उसके बाद में अगर कुछ एग्जीक्यूट होता है तो वो आपका सेलेक्ट वाला एग्जीक्यूशन होता है। सर नहीं समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूं भूल जाओ इसको। आप रिलेशनल अलजेब्रा देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रिलेशनल अलजेब्रा लेके जाऊं तो रिलेशनल अलजेब्रा में आप क्या लिखते हो, ठीक है, ध्यान से देखना, रिलेशनल अलजेब्रा में आप क्या लिखते हो, रिलेशनल अलजेब्रा में आप यही चीज लिखते हो। सबसे पहले आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया T1 इंटू T2 का, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फ्रॉम पहला क्या एग्जीक्यूट हुआ आपका, फ्रॉम T1 T2। अगर आपने यहां पर T1 T2 लिखा है तो बाई प्रोडक्ट इट विल बी बाई डिफॉल्ट इट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टेबल्स, ठीक है, ये क्या करता है, अगर आपने लिखा फ्रॉम टेबल T1 T2 तो बाय डिफॉल्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। अच्छा, इसीलिए एसक्यूएल को नॉन प्रोसीजर कहा जाता है, क्योंकि इसमें अपने को दिखता नहीं है, हाउ इट इज वर्किंग वी डोंट नो, व्हाट वी आर गेटिंग दैट वी नो। प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज, प्रोसीजर का मतलब क्या है, प्रोसीजर का मतलब ये है कि हमें प्रोसीजर पता है कैसे डेटा आता है और क्या डेटा आता है। रिलेशनल अलजेब्रा प्रोसीजर लैंग्वेज है जिसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, कैसे आता है रिलेशनल अलजेब्रा और क्या आता है हमें दिखता है रिलेशनल अलजेब्रा में। एसक्यूएल में हमें नहीं दिखेगा, एसक्यूएल में सिर्फ हमें ये दिखेगा कि क्या डेटा आ रहा है, कैसे वो काम करता है हमें नहीं पता है, बट एनी हाउ मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं आपको बताते चलूंगा। अब जैसे यहां पर मैंने लिखा फ्रॉम T1 T2, तो यहां पर आप कोई भी अगर टेबल लिखोगे 100% विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट। ये चीज आपने अगर जो भी बच्चे एसक्यूएल पढ़ रहे होंगे उन बच्चों को ये चीज पता नहीं, शायद पता होगी नहीं पता होगी, बट नहीं भी पता है या पता भी है सुन लो बस। आपने दो टेबल लिखा, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ, पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट हुआ एंड T1 T2, तो ये टेबल्स का क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया इसने। अब इसको इक्वेट करो आप रिलेशनल अलजेब्रा के साथ में। सबसे पहले आपने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, फिर उसके बाद में आपने क्या लिखा, यू हैव रिटन सम कंडीशन, ठीक है, अब आपने यहाँ पर कंडीशन लिखा, जैसे कंडीशन लिखा उसके बाद में आप रिट्रीव कर रहे हो, क्या रिट्रीव कर रहे हो, एट्रीब्यूट्स रिट्रीव कर रहे हो A1 और A2। इसी चीज को अगर मैं रिलेशनल एसक्यूएल में लिखूंगा तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ, T1 T2 क्रॉस प्रोडक्ट एग्जीक्यूट हुआ, और इसीलिए इसी को बोला जाता है कि फ्रॉम T1 T2 दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। दिस इज द फर्स्ट बेसिक पॉइंट एक्चुअली इफ यू ट्राई टू गेट इट, ये आपका पहला पॉइंट है क्रॉस प्रोडक्ट का। उसके बाद में क्या एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन एग्जीक्यूट, वेयर द कंडीशन इज समथिंग लाइक दिस। फिर उसके बाद में क्या एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद में एग्जीक्यूट हुआ आपका A1 और A2, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द रिलेशनल अलजेब्रा एंड एसक्यूएल। आई होप थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे आ रहा है रिलेशनल अलजेब्रा रिलेटेड टू दिस, ठीक है, क्लियर है। इज इट क्लियर, ठीक है, चलो इसमें और भी अब डिटेल में बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने बहुत पहले एक एग्जांपल लिया था कि लेट्स कंसीडर कि देयर इज वन टेबल व्हिच इज नथिंग बट एनरोलमेंट एंड देन एसआईडी एंड देन सीआईडी। फिर हम लोगों ने क्या लिखा था, कोर्स लिखा था, एंड कोर्स इज बेसिकली द सीआईडी एंड इंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब अगर एग्जांपल में यहां पर देखोगे तो सबसे पहले क्या है, एसआईडी एंड सीआईडी आर बेसिकली की ऑफ दिस टेबल एंड सीआईडी इज बेसिकली द की ऑफ दिस टेबल। लेट्स कंसीडर कोर्स नंबर 1 व्हिच इज टॉट बाय कोर्थ, कोर्स नंबर 2 व्हिच इज आल्सो टॉट बाय कोर्थ, ठीक है, कोर्स नंबर 3 व्हिच इज टॉट बाय नवाते। लेट्स कंसीडर स्टूडेंट 1 ने कोर्स नंबर 1 लिया है, स्टूडेंट 1 ने कोर्स नंबर 2 लिया है, स्टूडेंट 2 ने कोर्स नंबर 2 लिया है, ठीक है, स्टूडेंट 1 ने कोर्स नंबर 1 लिया है, स्टूडेंट 1 ने कोर्स नंबर 2 लिया है, स्टूडेंट 2 ने कोर्स नंबर 2 लिया है, ठीक है, स्टूडेंट 3 ने कोर्स नंबर 3 लिया है फॉर एग्जांपल। अब जैसे मैं अगर एक रिलेशनल अलजेब्रा लिखता हूं, रिलेशनल अलजेब्रा मेरा क्या है, रिट्रीव द एसआईडी ऑफ दोज स्टूडेंट्स, ऑफ दोज स्टूडेंट्स who enrolled in some course courses, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे,
हम लोग सबसे पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिखते थे कि कोर्स लिखा हमने, इस कोर्स में हमने क्या किया, कंडीशन अप्लाई की, एंड इंस्ट्रक्टर शुड बी कोर्थ, इंस्ट्रक्टर शुड बी कोर्थ लिखा। फिर हम लोगों ने क्या किया, वी हैव डन द क्रॉस प्रोडक्ट या नेचुरल जॉइन जो भी यूज करना है, विद द हेल्प ऑफ एनरोलमेंट, ठीक है, एनरोलमेंट किया सच दैट एनरोल डॉट CID शुड बी इक्वल्स टू कोर्स डॉट CID। फिर हम लोगों ने क्या किया यहां पर, एंड देन वी हैव रिट्रीव द SID, यही हम लोगों ने किया, ठीक है, ये हमारा बेसिक फंडा होता था। और आंसर में क्या आता था फिर, ऐसे कितने बच्चे हैं, जैसे ये C1 मैच हुआ तो आंसर में S1 आ गया आपका, फिर ये C2 मैच हुआ, आंसर में S1 ऑलरेडी है, C2 ने भी, मतलब S1 और S2 ने, फॉर एग्जांपल S1 और S2 ने, S1 इज लर्निंग सम कोर्सेज, सम कोर्स कोर्सेज, S2 इज आल्सो लर्निंग सम कोर्स कोर्सेज। अब यहां पर अगर आप देखोगे, ये वाली मेरी कंडीशन है। अब अगर इसी चीज को फॉर एग्जांपल के लिए, इफ आई विल ट्राई टू डिराइव, ठीक है, इफ आई विल ट्राई टू डिराइव विद द हेल्प ऑफ SQL। अब ये SQL में हमारा सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है। फ्रॉम में हमने क्या लिखा, हमने एनरोल टेबल लिखा और कोर्स लिखा, ठीक है। कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन वेयर इंस्ट्रक्टर इज कोर्थ एंड enroll.cid इक्वल्स टू course.cid, ये कंडीशन में हमने रखी क्योंकि हमने यहां पर कंडीशन लगाई है। उसके बाद में पहला ये एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा ये एग्जीक्यूट हुआ, तीसरा, ठीक है, सेलेक्ट, क्या रिट्रीव करना है, सेलेक्ट SID, ठीक है, SID रिट्रीव कर रहे हैं हम लोग। अब अगर इसमें आप SID रिट्रीव करोगे तो SQL में बाय डिफॉल्ट डिस्टिंक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर यही क्वेरी को मैं SQL में एग्जीक्यूट करूं तो C1 मैच होने पे पहला आंसर SQL का क्या देगा, पहला आंसर S1 देगा, फिर C2 मैच होने पे वापस से आंसर S1 देगा, C2 मैच होने पे वापस से आंसर S2 देगा। ये SQL का आउटपुट आएगा। रिलेशनल अलजेब्रा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा मैथमेटिक्स है, हर एक टपल को वो, मतलब रिलेशनल अलजेब्रा मैथमेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है। रिलेशनल अलजेब्रा मैथमेटिकल है तो वो मैथ्स के जैसा कंसीडर करता है, वो सेट जैसा कंसीडर करता है। और सेट में क्या होता है, रिपीटेशंस ऑफ वैल्यूज आर नॉट अलाउड इनटू द सेट थ्योरी। सब कुछ सेट थ्योरी से ही आया बेसिकली, सेट थ्योरी बना फिर रिलेशनल अलजेब्रा बना, तो रिलेशनल अलजेब्रा इज बेसिकली द बाय प्रोडक्ट ऑफ सेट थ्योरी, ठीक है। अब सेट थ्योरी में क्या होता है, रिपीटेशंस ऑफ वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन रिलेशनल अलजेब्रा। S1 एंड S2, ये अगर पहला C1 मैच हुआ तो आंसर में S1 आ गया, C2 मैच हुआ आंसर में S1, तो S1 ऑलरेडी था वहां पर, तो यहां पे रिपीट नहीं करता है। लेकिन SQL में क्या होता है, अगर इफ यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, सो व्हाट विल हैपन, दिस S1 S2, सो S1 एंड S1 विल गेट्स रिपीटेड, दिस इज बाय डिफॉल्ट कंडीशन ऑफ SQL। तो अगर आपको ये डिस्टिंक्ट चाहिए, सो व्हाट वी विल बी राइटिंग हियर, देन वी विल बी राइटिंग वन वर्ड व्हिच इज नथिंग बट डिस्टिंक्ट SID, ठीक है, डिस्टिंक्ट SID, दिस इज बेसिकली द नॉर्मल फॉर्म, मतलब नॉर्मल बिहेवियर इसका। समझ में आया, खत्म है SQL में कुछ नहीं है अभी आपका। हाँ, अभी वो कंफ्यूज मत होना कि सर enroll.cid course.cid अगर उसको वैसे ही छोड़ देते, यहाँ पर अगर नेचुरल ज्वाइन यूज कर लेते, अभी इतना दिमाग मत लगाओ, सिर्फ अभी समझो। यहाँ पर आप बोलोगे कि सर नेचुरल ज्वाइन लगाऊं, CID सेम है, इसको छोड़ दो, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर नेचुरल ज्वाइन लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो कंसीडर करेगा। तो वो चीज कब लिखूंगा, वो चीज मैं बाद में लिखूंगा, अभी मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अभी बोलोगे, अभी पहला, अभी आप, मैं भी चैट ओपन करूंगा तो बोलोगे कि सर यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन लगा दूं, इसको हटा दूं मैं, तो भी तो लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ, मैंने ही तो सिखाया है लिखने के लिए, तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, मैंने कब मना किया। तो सर यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि अभी शुरुआत कर रहा हूँ, अभी शुरुआत में पढ़ाना है मेरे को, तो अभी लिख दूंगा तो फिर बाद में क्या पढ़ाऊंगा। अभी नेचुरल ज्वाइन इसको कैसे समझेगा, SQL को कैसे समझेगा, तो वहां पर मुझे नेचुरल ज्वाइन लिखना पड़ेगा, तो वो बात की बात है, अभी रुक जाओ। अभी मैंने क्या बताया आपको कि जब भी आप टेबल लिखते हो तो सबसे पहला क्या एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, सबसे पहला क्या एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहली जो चीज एग्जीक्यूट होती है वो फ्रॉम एग्जीक्यूट होती है। फ्रॉम जाएगा, टेबल दिखेगा, और इस टेबल्स में हम यहाँ पर टेबल नेम लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट कर लेता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये क्रॉस प्रोडक्ट करता है। जैसे मैं आपको रिलेशनल अलजेब्रा सिखा रहा था तो उस टाइम पे ही मैंने आपको क्या किया था, पहले मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया फिर नेचुरल जॉइन सिखाया ना, वैसे ही पहले मैं अभी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट सिखा रहा हूँ फिर नेचुरल जॉइन सिखाऊंगा, वो बात की बात है। अभी आपको SQL क्वेरी लिखनी आनी चाहिए, और हालांकि अगर आपको रिलेशनल अलजेब्रा अच्छे तरीके से आता है तो आप SQL लिखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट की बात होती है बस। और भी चीजें हैं, एग्रीगेट फंक्शन है, ग्रुप बाय हैविंग, वो बात की बात है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इट, राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू फोकस ओवर हियर। समझे नहीं समझे? डिड यू गेट माय पॉइंट एवरीवन? चैट ऑन करता हूं, समझेगा, समझा, बताओ। पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, मैं बोलूं अगर भाई कल आप लोगों ने जितने रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी लिखी है पूरी क्वेरी आप SQL के थ्रू लिख सकते हो। पूरी क्वेरी आप लिख सकते हो SQL के थ्रू।
भाई इतना इजी अगर कोई पढ़ा दे तो बता देना मेरे को। मतलब अगर मैं यहां पर रोक भी दूं तो भी अब आप सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, अरे एसक्यूएल कुछ नहीं है। अभी आप लोग, मैं बता रहा हूं, अभी आप लोगों को मैंने ना सिर्फ एक एसक्यूएल का एक दो टॉपिक ही पढ़ा है। भाई आपने, मैं आपको लिख के दे रहा हूं रिलेशनल अलजेब्रा, आप लोगों ने, मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि आप लोग अगर रिलेशनल अलजेब्रा जितने अच्छे तरीके से समझोगे उतने अच्छे तरीके से आप लोगों का ये वाला चीज क्लियर हो जाएगा। अब रिलेशनल अलजेब्रा अगर आप लोगों ने, ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा जितना अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है, हाँ ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, सही बता रहा हूं मैं। रिलेशनल अलजेब्रा इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि जितना अच्छे से रिलेशनल अलजेब्रा करोगे उतने अच्छे से आपका एसक्यूएल होगा। अब भाई ये रिलेशनल अलजेब्रा हालांकि है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं, अभी बहुत है एसक्यूएल में, अपने को 2-3 लेक्चर जाएंगे। हाँ अरे मोहित भाई होता है, मैं कहाँ कह रहा हूँ अभी फिर से भाई, सर ग्रुप बाय होता है, हैविंग होता है, वो आगे का होता है। मैं, मेरा क्या कॉन्सेप्ट था, मेरे को कनेक्ट करना था, अगर आपने कनेक्ट करना सीख गया तो खत्म हो गई बात, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर अभी। रिलेशनल अलजेब्रा अगर आपने अच्छे तरीके से लिखा है, आपको एसक्यूएल लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। कंडीशन कहाँ पर लिखेंगे हम लोग, वेयर में लिखेंगे। टेबल का क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ होगा, फ्रॉम में होगा। एट्रीब्यूट कहाँ से रिट्रीव करेंगे, सेलेक्ट से रिट्रीव करेंगे, खत्म। ठीक है, अब देखो, वैसे अगर फुल फुल देखा जाए रिलेटेड टू, ठीक है, पूरा अगर देखा जाए, यहां पर सुनो, पूरा अगर देखा जाए तो हमारे पास में ये पूरी कंडीशन होती है। जहां कहीं पर भी देखो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहां पर, जैसे होता है सेलेक्ट, ब्रैकेट में मैंने डिस्टिंक्ट लिखा है, ये ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट लिखने का मतलब ये होता है कि ये ऑप्शनल है। अगर कहीं पर भी ये चीज लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शनल है। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ऑप्शनल। सो फर्स्ट वन सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स, अगर आप डिस्टिंक्ट नहीं लिखोगे तो रिपीटेटिव वैल्यूज आपको देगा, फ्रॉम टेबल R1 R2 टू RM। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं कि वेयर भी मेरा कंडीशनल ऑप्शनल होगा? यस, वेयर भी आपका ऑप्शनल है। उसके बाद में यू विल हैव अ ग्रुप बाय एट्रीब्यूट हैविंग सम कंडीशन, ऑर्डर बाय एट्रीब्यूट्स, एंड देन आइदर यू विल राइट डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि हर एक क्वेरी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो सिलेक्ट और फ्रॉम होना चाहिए, सिलेक्ट एंड फ्रॉम। बाकी का ये आपका क्या होगा, कंडीशनल होगा। उसके बाद में ग्रुप बाय एट्रीब्यूट हैविंग कंडीशन। अब ग्रुप बाय एट्रीब्यूट में क्या करता है, ये ग्रुप बनाता है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है, उसके बाद में ऑर्डर बाय एट्रीब्यूट, ऑर्डरिंग करता है एट्रीब्यूट का बेस्ड ऑन डिसेंडिंग या फिर बेस्ड ऑन असेंडिंग। मतलब ये ऑर्डर बाय भी आपका ऑप्शनल होगा, ग्रुप बाय एट्रीब्यूट भी आपका ऑप्शनल होगा, हैविंग, ठीक है, ग्रुप बाय के साथ में यू आर यूजिंग द हैविंग, मतलब हैविंग अगर कंडीशन है देन यू हैव टू यूज द ग्रुप बाय। दिस इज योर कंडीशन, वेयर इज योर कंडीशन, दिस इज वन टाइप ऑफ फॉर्मुलेट। हाउ द फ्लो इज वर्किंग, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट करता है, फ्रॉम एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट इट एग्जीक्यूट इज बेसिकली फ्रॉम। आफ्टर दैट व्हाट इट एग्जीक्यूट द सेकंड वन व्हिच इज नथिंग बट वेयर। सबसे पहले ये टेबल का क्रॉस प्रोडक्ट करता है, उसके बाद में ये कंडीशन जाता है देखने के लिए वेयर विच इज अ कंडीशन। आफ्टर दैट व्हाट इट डज, आफ्टर दैट ये ग्रुप बाय के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, कैसे करता है, क्या करता है, ग्रुप बाय कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, ग्रुप बाय। तो थर्ड वन इट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, अगर ग्रुप बाय आएगा, क्या हो गया प्रथम भाई, अरे रुक जाओ भाई मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है, अरे सर सर लिखा रहेगा, आगे भी बोलेगा भाई, क्या दिक्कत है। अरे अभी मैं, अरे ऑर्डर बाय ग्रुप बाय भाई, मैं ना अभी सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा हूं, मैं एक फॉर्मुलेट में लिखा हूं, मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं ग्रुप बाय हैविंग कैसे करता है, कैसे काम करता है, दैट्स अ डिफरेंट एग्जांपल। यार मेरे को पढ़ाने तो दो, अब ग्रुप बाय कैसे काम करता है, ग्रुप बाय हैविंग कैसे काम करता है, हैविंग कैसे काम करता है, ऑर्डर बाय कैसे काम करता है, ये सारी चीज में पहले टेम्पलेट तो पढ़ाने दो।
अरे यार ये थका देते हैं मेरे को। बेसिकली ये ब्लू, चलो हो गया आज के लिए। किसको पढ़ना था ग्रुप बाय? किसी को पढ़ना था ग्रुप बाय? ये ग्रुप बाय लिखा हुआ है, नोट्स में पढ़ लो। और क्या पढ़ना था? ठीक है, ये मैं नोट्स दे दे रहा हूँ, पढ़ लेना। चलो हो गया आज के लिए। ये भी क्यों डिलीट कर देता हूँ, छोड़ो। थैंक यू सो मच, सी यू।